हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजय व्लॉग्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये जो है 2025 में जो आपका सोशियोलॉजी HPU एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, ये उसकी आंसर की होने वाली हैं। सबसे पहले जो अभी इसे 2026 में अभी देने वाला है एग्ज़ाम, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा लेट हो गई है आंसर की, जो मैं यूट्यूब पर इसे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था, मेरे पास टाइम नहीं था। बट अब मैंने जैसे तैसे टाइम निकाल के आपके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सोशियोलॉजी जो HPU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 में आ रहा है, या फिर आप जब भी इस वीडियो को देखोगे आपको एक पैटर्न पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में, वो था समाजशास्त्र शब्द किसने खोजा था, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इमाल दुर्कheim, ऑप्शन नंबर बी ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट स्पेंसर एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फर्स्ट का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑगस्ट कॉम्टे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था, इवोल्यूशनरी थ्योरी आई मीन विकास सिद्धांत किससे जुड़ा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि ऊपर भी। ऑप्शन नंबर ए कॉम्टे से, ऑप्शन नंबर बी दुर्कheim से, ऑप्शन नंबर सी स्पेंसर से, ऑप्शन नंबर डी वेबर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेंसर से। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप इंग्लिश वाले देख सकते हो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। 3 चरणों का नियम मीन्स लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, जो आप सभी ने पढ़ा होगा, किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इमाल दुर्कheim, ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर डी ए कॉम्टे। तो जो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑगस्ट कॉम्टे। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि समाजशास्त्र किससे संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक प्रक्रिया से, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संस्थानों से, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संबंधों से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी, ये सही हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने दिया। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर बी कॉम्टे ने, ऑप्शन नंबर सी सुकरात ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 5 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु ने। यहाँ पर इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपको PYQ बताऊँ। जब मैं 4 ऑप्शन के नेम ले रहा होता हूँ, मैं इसलिए ले रहा होता हूँ क्योंकि आप भी साथ में गेस क्या करो कि कौन हो सकता है इन ऑप्शन में से, इसलिए मैं ले रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता सकता हूँ कि इसका क्या आंसर है। तो आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। आपको पता चलेगा, आप खुद को इवेलुएट करोगे कि आपने कितना पढ़ा है। सो मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। 6 क्वेश्चन को देखेंगे अब हम।
6 जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था कि समाजशास्त्र शब्द कौन से वर्ष गढ़ा गया, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 1835 में, बी ऑप्शन है 1838 में, सी ऑप्शन है 1769 में, डी ऑप्शन है 2001। तो जो 6 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1835। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, समाजशास्त्र में लोगोस का क्या अर्थ है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है अध्ययन ऑब्लिक विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है समाज, चौथा ऑप्शन है साथी। तो साथी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन ऑब्लिक विज्ञान, इंग्लिश में स्टडी या फिर साइंस। लोगोस शब्द जो है आप सभी को पता होगा, जो सोशियोलॉजी है, सोशियो प्लस लोगोस से मिलकर बना है, या फिर इसमें लॉजी लास्ट में होता है। आप ध्यान रख सकते हो, साइंटिफिक के ज़्यादा करीब है, और ऑप्शन में आपको दिया भी गया है। सोशियोलॉजी क्या है, आप सोसाइटी को सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली आप स्टडी करते हो, मतलब आप वैज्ञानिकता के साथ सोसाइटी का अध्ययन करते हो। तो आप दोनों ही बातें देख सकते हो, आप इसमें बताई गई हैं 7 क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी में। तो आप इस तरीके से इसका आंसर देख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक ठोस विज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी है ये, और ऑप्शन नंबर सी है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजशास्त्र एक ठोस विज्ञान है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्यों आदि को सीखने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है समाजीकरण, बी पूर्वाग्रह, सी प्रवृत्ति, डी सामाजिक अभिविन्यास। तो इसका जो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजीकरण। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं, और जिसमें पूछा गया है वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक अधिकार का स्रोत है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात की गई है इसमें कि क्या ट्रेडिशनल अथॉरिटी का जो सोर्स है वो क्या है, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा बीए में, मैक्स वेबर हम बात करते हैं अथॉरिटी की। उन्होंने आई थिंक 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात की थी, अगर मैं गलत ना हूँ। तो इसमें हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कानून, ऑप्शन नंबर बी है पुलिस, ऑप्शन नंबर सी है रीति रिवाज, ऑप्शन नंबर डी है नौकरशाही। तो आपको देखना है जो पारंपरिक अधिकार हैं या फिर ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, उसके क्लोज कौन सा शब्द लग रहा है आपको अथॉरिटी के, मतलब पुराने ज़माने में किस तरीके से आप देखते हो अथॉरिटी को। आप कानून तो इसमें से बिल्कुल भी नहीं होगा, पुराने ज़माने में नहीं होता था, और पुलिस भी नहीं होगा, पुराने ज़माने में पुलिस भी नहीं होता था,
नौकरशाही भी आप आजकल के समय में देखते हो, ब्यूरोक्रेसी, पुराने ज़माने में ये भी नहीं होता था। तो आपके पास जो एकमात्र जो आंसर बचा वो बचा ऑप्शन नंबर सी, रीति रिवाज। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे पूछा गया है, ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता से क्या से तात्पर्य है। तो कई बार होता है कि हमें हिंदी में समझ नहीं आता है, हो जाता है कभी कभी हमारे हमारे को कि क्या बोल रहे हैं। हम टर्म को हमें पता होता है लेकिन हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हिंदी में कुछ अजीब से शब्द होते हैं कई बार। तो आपको जो ये जो एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो जैसे कि पूछे गए हैं। तो आपको एक बार अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में भी देख लेना है, और अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो हिंदी में भी देख लेना है। कई बार होता है कि अगर हम किसी दूसरी लैंग्वेज में देखते हैं तो हमें आंसर मालूम होता है, जस्ट कुछ वर्ड इस तरीके से डाले जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता है। तो आपको दोनों को ही देखना है ताकि आप करेक्ट आंसर पिक कर सको। तो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, तो यहाँ पर मोबिलिटी की बात की गई। हम दो तरह की मोबिलिटी देखते हैं, एक होती है हॉरिजेंटल और एक होती है वर्टिकल। तो इसमें वर्टिकल मोबिलिटी के बारे में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा 11 का सही। तो आपके पास चार हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए जातीय प्रणाली के खिलाफ आंदोलन, और दूसरा हो गया आपके पास लोगों का प्रवास मतलब माइग्रेशन, और तीसरा हो गया सी धर्म परिवर्तन, और डी संस्कृतिकरण। तो आपको बताना कि मोबिलिटी की आपको किस तरफ दिखती हैं इसमें, किस में लगता है कि आपको मोबिलिटी। सबसे पहले तो आपको मोबिलिटी के बारे में पढ़ना होगा कि मोबिलिटी आखिरकार क्या है। ये सब क्वेश्चन जो आपके हैं बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड उसी में से बनते हैं मैक्सिमम। और आपको मैं बताना चाहूँगा जी, जिनको पता नहीं होगा, आपको मेजर और माइनर दोनों बुक्स को पढ़ना है। दोनों बुक्स को आपको पढ़ना होगा, वरना ऐसे नहीं होगा कि आपने किसी ने मेजर में रखा है या फिर किसी ने माइनर में रखा है और आप उन्हीं बुक्स को पढ़ के आ रहे हो और फिर एंट्रेंस दे रहे हो। तो आप सबसे पहले दोनों बुक्स को पढ़ना, क्योंकि उसमें से पूछा जाता है। तो मैं अब क्वेश्चन की ओर वापस लौटूंगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि वर्टिकल सोशल मोबिलिटी क्या होता है। वर्टिकल मोबिलिटी होती है दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अपवार्ड सोशल मोबिलिटी, एक होती है डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। मतलब यह जब जो गतिशीलता है ना, मतलब जैसे मैं हम आप अपने जीवन को लेकर देख लो, या तो आप लाइफ में ऊपर की ओर जा रहे हो, मतलब हायर स्टेटस में जा रहे हो, या फिर आप नीचे की तरफ जा रहे हो, स्ट्रेटा में आप नीचे की तरफ जा रहे हो, या फिर आप स्ट्रेटा नहीं कहूँगा मैं, स्टेटस आपका नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप एक किसान थे, आपने एजुकेशन ग्रहण की और फिर आपको अ, आप जॉब में लग गए, टीचर की जॉब में लग गए। तो जो किसान से आप एक टीचर बने हो, जो आपके जो स्टेटस में जो चेंज आया है वो क्या है, अपवर्ड मोबिलिटी, ऊपर की ओर दिखा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी। अब आप सोच रहे हो कि डी संस्कृतिकरण कैसे हो गया। तो देखो, आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, है ना। मैं मानता हूँ आपके पास इंडियन थिंकर नहीं है। संस्कृतिकरण जो ये जो आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट, ये एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है, संस्कृतिनाइजेशन। तो इसमें जो होता है, जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो वो जो हायर कास्ट के लोग उनकी संस्कृति का, उनके कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं, उनके तरह रिचुअल्स करते हैं वो। तो क्या कर रहे हैं वो लोअर कास्ट वाले, ऊपर के इनको अपनाते हैं, तो जिससे उनके जो पोजीशन है उन उसमें चेंज आता है। कास्ट उनकी वही रहती है, लेकिन वो एक तरह से अपने जीवन में परिवर्तन ला उच्च जो हायर हायर कास्ट के जो लोग हैं उनके कल्चर को वो अपना रहे हैं। तो जो उनके जो लाइफ में जो परिवर्तन आ रहा है, उनके वे ऑफ लाइफ में, वो किस तरह से जो जीवन जीते थे, और उन्होंने ऊपर जो हायर कास्ट क्या कर रहे हैं,
ऊपर के जो कास्ट के हैं उनके वो ट्रेडिशन को अपना रहे हैं, तो ऊपर के अपना रहे। तो मैंने अभी आपको बताया था वर्टिकल सोशल मोबिलिटी दो तरह की होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो वो ऊपर के रिचुअल को अपना रहे हैं, मतलब संस्कृतिकरण का मतलब यही होगा यहाँ पर। तो यहाँ का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, सॉरी, मैं आपको अच्छे से बताता। तो हम देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कस्टम के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण का संगठित प्रकार क्या है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, जिसमें पहला है अनौपचारिक, बी है औपचारिक, सी है न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा उसका होगा ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक। अनौपचारिक क्यों होगा? इनफॉर्मल, जो हम मतलब जो हमारे रीति रिवाज हैं उनसे जो सोसाइटी में हम कंट्रोल रखते हैं, कस्टम की बात की गई है, तो वो कैसा है? फॉर्मल तो नहीं है। फॉर्मल क्या होगा? रूल हो गए, रेगुलेशन हो गए, जैसे न्यायालय हो गए, वो होता है। यहाँ पर वो तो नहीं होगा ना। और तो इनफॉर्मल होगा इसमें। आप मतलब ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हो। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधोसूचित स्थिति का आधार है? अब मैंने आपको पहले बताया था, हमें समझ नहीं आता है कई बार कि हमसे क्या पूछा गया है। तो हम वापस जाएंगे और फिर इंग्लिश में देखेंगे कि क्या पूछा गया है। इंग्लिश में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस का जो बताना है कि कौन सा है एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, स्टेटस दो तरह के होते हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड और दूसरा हो गया अचीव स्टेटस। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये स्टेटस किसने दिए हैं। एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव स्टेटस ये दिए हैं लिंटल ने, टू टाइप ऑफ स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है आई थिंक जिसे हम कहते हैं प्रदत्त परिस्थिति, आपने पढ़ा होगा। मतलब जो जन्म से ही हमारे पास है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जन्म से हमारे पास क्या होता है, आपको इसमें ये देखना है। शिक्षा क्या जन्म से होता है? नहीं, इसे हम अचीव्ड स्टेटस में रखेंगे। इसे हम अर्जित करते हैं ना, वो अचीव स्टेटस में आएगा। फिर आपके पास है दूसरा ऑप्शन, व्यवसाय। व्यवसाय क्या है? पहले मैं आपसे स्थिति, स्टेटस तो नहीं होगा क्योंकि स्टेटस की इसमें बात की गई। लिंग भी नहीं होगा। लिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, सेक्स। हमें यहाँ पर सोशोलॉजी के कंटेक्स्ट में देखना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप पूछोगे कि किस तरह से हो गए एस्क्राइब्ड, तो आपको पता है कि जो हमारी जो कास्ट होती थी उसमें काम पहले से ही बांटे हुए होते थे कि ब्राह्मण है तो ज्ञान का काम करेगा, क्षत्रिय हैं वो युद्ध या फिर प्रजा की रक्षा करना इस तरीक़े का काम करेगा। तो और जो नीचे के जो ये हो गए, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, ये इनकी सेवा करेगी, कुछ इस तरीके से था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता था। मतलब आपने देखा होगा सोसाइटी में, आप देखते होंगे कि ब्राह्मण का काम कौन करता है? जो होता है पंडित जी हो गए, ब्राह्मण करते हैं ना, जो हायर उन दूसरी जो कास्ट है वो ये काम नहीं करते, उनके और काम होते हैं। आपने पढ़ा पढ़ा होगा ये कास्ट सिस्टम का ये। तो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। कोई जो क्षत्रिय है वो पंडित का काम नहीं कर सकता है, ऑल्दो आज हो रहा है, लेकिन पहले नहीं होता था। वही काम करना होता था जो पहले से बांट दिया गया है। भाई तुम लोग ये काम करोगे, तुम्हें यही काम करना है, और तुम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपको पहले से ही एस्क्राइब्ड है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूँगा। आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, अनामिकता एक विशेषता है। अनामिकता, आपको करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं अनामिकता के कि क्या है, मतलब कहाँ देखी जाती है। तो सबसे पहले मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है आपको इंग्लिश में देखना है। अनोयमिटी,
एनोनिमिटी इज़ अ फीचर ऑफ, कि किस चीज़ का फीचर है। सबसे पहले मैं एनोनिमिटी बताना चाहूँगा कि क्या होता है। एनोनिमिटी होता है कि जहाँ पर आप ऐसी जगह में रह रहे हो जहाँ पर आपके नियर बाय बहुत सारे लोग रह रहे हो, और अ, आप मतलब डेली आप उधर ही रहते हो आप, और आप उनमें से किसी को नहीं जानते हो। आप मतलब जैसे आप घर से बाहर रह रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपके रूम के पास और भी रह रहा कोई, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से है। आपको 1 साल हो गया, आपको उसका नाम तक भी नहीं है पता। तो इस तरह से हमें कहाँ देखने को मिलता है, गांव में तो हमें सब कुछ पता होता है कि ये वो है और ये उसका लड़का है, वो है। लेकिन जब आप शहर में जाते हो, पता है यहाँ के लोग अपने आप एक अपनी ही अलग सी दुनिया में होते हैं, जहाँ पर वो उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि सामने वाला जो रह रहा है मेरे आसपास उसका क्या बैकग्राउंड है, या फिर उनको इतना नहीं पता होता है कि ये कौन है, क्या करता है। वो अपने में ही सीमित होते हैं। तो इस तरह की जो एनोनिमिटी है, ये जो फीचर होगा, जैसे मैंने बताया, अर्बन कम्युनिटी मीन्स शहरी समुदाय का, शहरी समुदाय में देखने को मिलता है। आपको पता ही नहीं होता कि आपके सामने कौन रह रहा है, कहाँ का है। होता है कई बार ऐसे, जो बच्चे घर से बाहर रहते होंगे, जो भी लोग, उन्हें पता होगा इस तरह का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ कल्चर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है। गतिशील, सामाजिक, संचारी, उपरोक्त सभी। तो संस्कृति कैसी होती है, इसमें परिवर्तन भी आता रहता है। आपने देखा होगा, आप गांव में रहते हो, अब गांव के आपकी एक ट्रेडिशनल ड्रेस भी होती है, जो रूरल एरिया में रहते होगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें चेंजेस भी आ रहे हैं ना। आजकल के बच्चे जीन्स भी पहन रहे हैं, पहले नहीं पहनते थे। पहले एक अगर मैं पुरुष की बात करूं तो काफ़ी सिंपल खादी के कपड़े, या फिर कुर्ता पजामा, लड़कियां सलवार सूट इस तरीके से पहनते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, गांव के लोग भी ये सब पहन रहे हैं। पहले इसमें स्टिग्मा माना जाता था कि किसने ये पहन लिया तो अरे ये तो उसके करेक्टर पर बोलने लग जाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, पहन रहे हैं ना सब, तो वो क्या है, मोबिलिटी है, चेंज आ रहा है किसमें, कल्चर में। और कल्चर किससे जुड़ा होता है, आप सोसाइटी से, है ना, ये भी फिर सही होगा। संचारी, कम्युनिकेटिव, जहाँ तक मैं आई थिंक इसको समझ पा रहा हूँ, कम्युनिकेटिव का मतलब है कि हर कल्चर में जो होता है कम्युनिकेशन करने का एक अपना तरीका होते हैं, उनकी एक अपनी डायलेक्ट होती है, उम, अपने उनके एक्सप्रेशन होते हैं, चीज़ों को समझने का नज़रिया अलग होता है। आपको पता होगा, आप देखते होंगे कि किसी क्षेत्र में किसी चीज़ का कुछ मतलब होता है, अगर आप जियोग्राफिकल एरिया में कहीं दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ पर उस चीज़ का कुछ अलग ही मतलब निकलता है। तो कल्चर जो है वो हर समाज में अलग अलग होता है, और उस उस कल्चर को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, उसका तरीका भी अलग अलग होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है। समुदाय की विशेषता पूछी गई है आपसे। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है सामाजिक संबंधों का एक समुच्चय हम महसूस करते हैं। सी, भाषा। डी, क्षेत्र। मैं आपसे ऊपर एक कल्चर में भी डिस्कस कर रहा था, तो समुदाय कम्युनिटी की बात की गई यहाँ पर कि कम्युनिटी की विशेषता क्या, नहीं कम्युनिटी क्या होते हैं। आपको याद रखना, हमेशा कम्युनिटी में वी फीलिंग होती है, और सोशल रिलेशनशिप होते हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कम्युनिटी में। जैसे आप विलेज कम्युनिटी की तो देख सकते हो, एक विलेज है ना, हम गाँव, उसका आप एक कम्युनिटी का एग्जांपल ले सकते हो। उसमें क्या होता है, हम की भावना होती है। आप भले ही आप कितने ही लड़ाई झगड़े होते होंगे आपके विलेज में, लेकिन बाद में जब आप घर से बाहर निकलते हो और आप बाहर मतलब या फिर अगर कुछ भी ऐसा संकट आ जाए जो एक पूरे गांव के स्तर पर आ रहा है, तो आप सब यूनाइट हो जाते हो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी मतलब भाषा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब जीवन एक पूरा तरीका जब जीवन का एक पूरा तरीका किसी अन्य संस्कृति के प्रभाव में परिवर्तन की प्रक्रिया में होता है तो उसे क्या कहा जाता है।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और मुझे लगता है ये हमेशा ही इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कल्चर से। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको इंग्लिश में एक बार देख लेना है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि when a whole way of life is in the process of change under the influence of another culture, कि आपका एक अपना कल्चर है ना, और आप दूसरे कल्चर के आप संपर्क में आ गए है ना, या फिर आप दूसरे कल्चर को सीख रहे। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, एकल्चरेशन। एकल्चरेशन क्या है? आप दूसरे के कल्चर को ग्रहण कर रहे हो, अडाप्ट कर रहे हो खुद को दूसरे के कल्चर में। डिफ्यूज़न तो नहीं होगा। डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि कल्चर एक स्थान से फैल रहा है अलग अलग इसमें। सोशलाइजेशन तो आपको पता ही होगा क्या होता है। सोशलाइजेशन होता है कि आप किस तरह से आप इवॉल्व होते हो। आपका सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है, सामाजिकरण। आप माँ बाप, फिर आपके पीयर्स ग्रुप हो गए, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, उनके बीच में रहकर आपके एक चरित्र का निर्माण होता है। बचपन से ही आप सीखते रहते। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके जीवन भर चलता रहता है, आप सीखते रहते हो। और एसिमिलेशन तो नहीं होगा। एसिमिलेशन होता है कि जब कोई कल्चर किसी कल्चर में मिल जाता है। कल्चर की बात हो रही है यहाँ पर। एसिमिलेशन होता है कि मिल जाता है। जितना मुझे पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। अगर आपसे पूछते हैं तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछेंगे। काफ़ी समय हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट ही आपको बताता हूँ है ना, ताकि ये पूरा कवर हो जाए आपका। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें लोग सकारात्मक मूल्यों को महत्व देते हैं क्या कहलाता है? तो इंग्लिश में भी देखना, द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन विच पीपल एट्रीब्यूट पॉजिटिव वैल्यूज इज नोन एज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, विकास, डेवलपमेंट, सही हो जाएगा। रीज़न मुझे उतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मुझे उतना अभी मालूम भी नहीं है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूँगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है आपसे पूछा गया है कि कौन सी संस्था भारतीय समाज का भाग है? कौन सी संस्था भारतीय समाज का भाग है? तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। डी, डी सही हो जाएगा, क्योंकि जाति जाति भी एक संस्था है। संस्था याद रखना क्या, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। परिवार में भी होते हैं, जाति में भी हो गए, जनजाति में भी, तो सभी हो गए। आई थिंक यही होता है। बाकी आप बता सकते हो अगर मैं गलत हूँ, और मैं कहीं भी मैं अगर गलत बोलता हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर सकते हो प्लीज़। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था है? तो अभी मैंने बताया आपको, ये तो काफ़ी इजी हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। क्या होता है? आप फैमिली मेम्बर्स का रिस्पेक्ट करते हो उनको, और अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको वो पनिश भी कर सकते हैं। और या फिर रूल आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे होता है ना हमारे कल्चर में कि ससुर हो गया तो उनके सामने जो बहू होगी तो वो घूंघट डाल के रखती हैं, या फिर जो दामाद हो गया वो अपनी सासू से दूरियां बना के रखता है। आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, तो आप इनको रूल्स कह सकती हो। तो इंस्टीट्यूशन वही है जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन है। सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊँ तो हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये काफ़ी इजी है। रूल्स ऑफ मतलब सोशोलॉजी में जो मेथड है उसके ऊपर बुक किसने लिखी है? आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमानुएल खाइम। ये इमानुएल खाइम की बुक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। हु मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ? अब मैं मिक्स्ड ही बोल रहा हूँ तो आप समझ जाना। स्वयं में वर्ग या फिर स्वयं के लिए वर्ग,
के बीच अंतर किसने बताया? सबसे पहले आपने इसमें कीवर्ड दिया है। कीवर्ड क्या है? वर्ग की बात हो रही है, बहुत ईजी है। वर्ग, क्लास, आप देख रहे हो। तो इसके बारे में कौन बोलता है, कौन बात करता है क्लास के बारे में? ऑब्वियसली ये तो बहुत ही इजी हो गया आपके लिए। कार्ल मार्क्स इसकी बात करते हैं, दो क्लासेस की बात करते हैं। उन्होंने आई थिंक 5 स्टेजेस बताए थे, उसमें उन्होंने दो दो क्लासेस में डिवाइड किया था। जैसे आप कैपिटलिज्म में देख लो, प्रोलेटेरिएट एंड बुर्जुआइज होते हैं, सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग, मतलब दो वर्ग की बात करते हैं, जिसमें वो बताते हैं एक वर्ग हमेशा दूसरे का शोषण करता है। तो ये हो गया। और तो हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, किसने कहा कि समाजशास्त्र क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है? या फिर समाजशास्त्र क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है? तो हम इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वो मेड द स्टेटमेंट, सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन। तो एक्शन की बात कौन करता है? बीए में तो काफ़ी इजी है, अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ होगा। सोशल एक्शन हमें पता है, वेबर इसकी बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, वेबर, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा कि सभी मौजूदा समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इजी है, क्लास की बात हो रही हो, कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही हो, कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, तो कार्ल मार्क्स ही होगा इसमें। ऑल दो इसमें और थिंकर भी बात करते हैं, लेकिन जो आपके लेवल का है इसमें इतना आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछना गया है, किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच भेद के संदर्भ में परिभाषित किया? तो आपने पढ़ा होगा। इसकी बात कौन करता है? इजी है, ऑप्शन नंबर बी, इमाल दरखाम इसकी बात करते हैं, सैक्रेड एंड प्रोफेन की ये बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा, ये आपके सब्जेक्ट में ही है, आपको पता होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ूंगा। डेमोग्राफी इज अ फील्ड ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस टू, जनसांख्यिकीय किसके लिए विशेष महत्व का क्षेत्र है? तो इसका अगर आप गैस भी करते हैं 26 का, तो आप आइडिया लगा लेते हैं, समाजशास्त्र से ही जुड़ा है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी मतलब आप सोशोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि काफ़ी ट्रिकी लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। तो आप अगर गैस भी कर लेते तो आपका सही हो जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि को किसके माध्यम से कम किया जा सकता है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होना था 27 का, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी बोथ, या फिर दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे हम पहुंचेंगे। विच ऑफ द फैमिली इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली? तो यहाँ पर एकल परिवार की बात की गई है, कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा परिवार, मैरिज फैमिली की जो आपकी बुक होती है, आई थिंक फैमिली के बारे में आपकी नहीं होती होगी बुक, लेकिन ये टॉपिक होता है एक बुक में, मुझे बुक का नाम याद नहीं आ रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपका जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि एक ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे साथ रहते हो, ये होगा न्यूक्लियर, मतलब सबसे छोटा परिवार का ये रूप, आई थिंक हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटा परिवार। और ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, ये अभी आपको याद रखना है। ये हमें अर्बन एरिया में देखने को मिलता है न्यूक्लियर फैमिली। और अगर आपसे पूछा जाए कि जॉइंट फैमिली आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, गाँव में देखने को मिलती है आपको, जहाँ पर परिवार का आकार काफ़ी बड़ा होता है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, कलेक्टिवली काम को करते हैं, और उनमें इमोशनल अटैचमेंट होता है, जो भावनात्मक जो उनमें संबंध होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 पर मैं बढ़ूँगा जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 29 इसमें पूछा गया है आपसे, डैश विवाह एक प्रकार है जिसमें निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की स्त्री से विवाह करता है? तो 29 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो इसमें जो था
कि इसमें बताया गया है कि अगर जब ना लोअर कास्ट का जो मेल है हायर कास्ट की लड़की से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह करते हैं कहते हैं। अनुलोम होगा जब हायर कास्ट का लड़का लोअर कास्ट की लड़की से विवाह करता है। और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया आपका। रक्त संबंधों के बीच के बंधन को क्या कहते हैं? जिनमें रक्त संबंध पाए जाते हैं उस तरीके के रिलेशन को क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है। एफिनियल किनशिप या फिर प्राइमरी किनशिप या फिर सी कंसैंगुइनियल किनशिप और डी सेकेंडरी किनशिप। सेकेंडरी किनशिप तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो और प्राइमरी किनशिप भी नहीं होगा। जिनमें आपसे ब्लड रिलेशन पाए जाते हैं। बी और डी बता रहे हैं क्लोजनेस को कि आप कितने क्लोज हो किन से, रिश्तेदारों से। तो अब बचते हैं दो आपके पास, एफिनल और कंसैंगुइनियल, मतलब पारिवारिक रिश्तेदारी और सी रक्त संबंधी रिश्तेदारी। तो अगर मैंने आपको बताया था आपको दोनों में देखना है, हिंदी में देखोगे आपका ज़्यादा इजी हो रहा है तो आप देख सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, हिंदी वाले में ही मैंने आपको राइट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मैरिज इन द वर्ल्ड। मतलब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवाह विश्व में सबसे सामान्य है। मतलब नॉर्मल देखा जाए तो लोग किस मैरिज को प्रेफरेंस देते हो। अगर आप खुद भी देखोगे इसमें आप खुद भी सोचोगे कि कौन सी मैरिज आप अपने आसपास ज़्यादा देखते हो। ईजी है, इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी 31 का ऑप्शन नंबर बी, एक पत्नीत्व, एक सेकंड, एक पत्नीत्व इसका सही हो जाएगा। मोनोगेमी और पोलेंड्री होता है जिसमें एक पत्नी के कई हस्बैंड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल टू ओरिजिन ऑफ द फैमिली। परिवार की उत्पत्ति के लिए क्या आवश्यक माना जाता है? प्रजनन की आवश्यकता, यौन इच्छा, आर्थिक आवश्यकता। तो ये सब फैमिली के फीचर्स हैं, तो आप इसका आइडिया तो ऐसे भी लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फैमिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का। तो हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक समूह की मुख्य विशेषता है। इसकी क्या विशेषता है? मैंने आपको पहले भी बताया था इसका कि काफ़ी क्लोज होना चाहिए। प्राइमरी ग्रुप होते हैं जो, या फिर ऊपर मैंने बात की थी जिसमें आपसे, तो हम इसको देखेंगे तो इसमें देख सकते हो आप आमने सामने संपर्क की, आपके आमने सामने फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन होता है, या फिर पहचान की कमी, तो ये तो नहीं होगा। और बड़ा तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। प्राथमिक की बात की गई है, प्राइमरी की, और ऐसा तो होगा ही नहीं कि इसमें से कोई नहीं है। तो इसका आपको पता है, मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसमें आपसे पूछा गया है वह नियम कि व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना चाहिए कहलाता है। कि इसमें नॉर्मली पूछा गया है कि जब आप अपनी कास्ट में विवाह करते हो तो उसको क्या बोलते हैं आपको। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा आपको पता होगा, तो इसका सही आंसर होगा एंडोगैमी। मतलब आप अपनी ही जाति में एंडोगैमी, मतलब अपनी एंडो मीन्स अपनी ही जाति के अंदर 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 आपको विवाह करना है। उससे बाहर करोगे तो भाई आपको सोसाइटी वाले मानने वाले हैं, बाइकआउट करने वाले हैं, याद रखना। इस तरह के से आपने याद रखना है। मतलब
आपके माइंड में जो याद रहे। फिर एक होता है एक्सोगेमी। एक्सोगेमी होता है जब आप अपनी कास्ट के बाहर विवाह करते हो, मैरिज करते हो। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जाति का फीचर नहीं है। तो याद रखना, एंडोगेमी हमेशा जाति का फीचर रहेगा कि जाति के अंदर ही विवाह करना। एक्सोगेमी इसका फीचर नहीं होगा। तो गलत नहीं करना है इस क्वेश्चन को। सगोत्रा होता है गोत्र की, आपको अपने गोत्र से बाहर शादी करनी होती है, आप सेम गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हो। बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ना। आई थिंक कौन इसकी बात करते हैं, इरावती कार्वे या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको पढ़ना होगा इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर मैं बढ़ता हूँ। 36 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। देखो, प्राइमरी ग्रुप वाले, ये जो ग्रुप है ना, प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप, इनके बारे में ज़्यादा पूछा गया है। तो इसके बारे में आप पढ़ लो ठीक से, आपका एग्ज़ाम काफ़ी नियर आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का, उपरोक्त सभी प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप की ये पूछी गई है इसमें विशेषताएं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे हम बढ़ेंगे। भारत में सांप्रदायिकता ज़्यादातर डैश से जुड़ी है, किससे जुड़ी है? कम्युनियल कम्युनियल कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इंडिया में आप कैसे देखते हो? जो दंगे होते हैं किस वजह से होते हैं ज़्यादातर? आपको एक ब्रॉडर लेवल पे देखना है, व्यापक स्तर पर। इसलिए गाइस, जाति किस तरफ नहीं जाना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का देखने को मिलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ेंगे। 38 में आपसे पूछा गया है, विविधता में एकता वाक्यांश को किसने गढ़ा? तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा। तो कई बार थिंकर से भी पूछ ली जाते हैं कि किसकी ये कोटेशन है, किसने इसकी बात की है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी में यूनिटी है, इसकी बात जवाहरलाल नेहरू ने की है, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी धर्म निरपेक्षता की विशेषता नहीं है? सेक्युलराइजेशन मैं पता नहीं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम आंसर को देखते हैं 39 का। विशेषता पूछी गई है आपसे कि विशेषता नहीं है, फीचर नहीं है, कहीं आप विशेषता बता के ना चले जाओ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समारोहवाद। आपको लग रहा होगा कि इसका भेदभाव होगा, इसमें हिंदी में टर्म गलत हो जाती है कई बार, मतलब गलत नहीं हुआ है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, भेदभाव नहीं होगा। सेक्युलराइजेशन क्या है? जिसमें हम सभी रिलीजन हो गए या फिर जो भी हो गए, कम्युनिटी हो गई अलग अलग, हम सभी की हम रिस्पेक्ट करते हैं, सभी हम मिलजुल कर रहते हैं, कोई भी दंगे नहीं होते हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये जो सांप्रदायिकता का अगर उल्टा होगा तो वो धर्म निरपेक्षता होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, जातीय प्रथा नुकसानदायक है क्योंकि। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से जो 40 का राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक सामाजिक गतिशीलता को नकारता है। तो इसमें हमें कास्ट क्यों है हार्मफुल? इसमें हमें मोबिलिटी देखने को नहीं मिलती है, मतलब चेंज नहीं आता है। मैंने बताया ना आपको, जाति में होता है जो आपकी ऑक्यूपेशन होती है वो कैसी होती है, एस्क्राइब्ड होती है और अचीव नहीं होती हैं। पहले से आपको बांट दिया जाता है कि भाई आप लोगों को यही काम करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे। 41 में आपसे पूछा गया है, अब ये रिसर्च के क्वेश्चन है, आपको रिसर्च का भी पढ़ना है, याद रखना है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ रिसर्च इज अ डैश, रिसर्च डैश है। 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए, अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये काफ़ी सही जा रहा है, इसके साथ आपको ये देखना है, तो इसका यही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है, अप्लाइड रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च ऑन व्हाट बेसिस। जो अप्लाइड
जो रिसर्च है किस आधार पर होती है। तो जो 42 का जो राइट आंसर होगा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, इसका सही हो जाएगा कि इसमें एक पर्पज़ होता है इस रिसर्च का करने का। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम बढ़ेंगे। 43 में आपसे पूछा गया फंडामेंटल रिसर्च इज़ ऑल्सो नोन एज। तो आपने जो रिसर्च होगी आपकी बुक्स में भी होगी, उसमें लिखा हुआ होता है कि इस रिसर्च को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो 43 का जो राइट आंसर होगा फंडामेंटल रिसर्च मीन्स जिसमें आप सब्जेक्टिविटी नहीं आने देते हो, आई थिंक इसी तरह का होगा। और एक प्योर रिसर्च होती है, तो ये हो जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी होती है जिसमें आई थिंक, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, डाटा आपका प्रॉपर होता है। तो इसका 43 का जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्योर रिसर्च। हिंदी में कहूँ तो शुद्ध अनुसंधान। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है, अ स्मॉल यूनिट चूजन फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन इज कॉल इट। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैंपल। मैं बताता हूँ क्यों होता है। इसमें पूछा गया है कि आपके पास एक पॉपुलेशन दी गई है, आप उसमें से छोटा सा उठाते हो, छोटी सी एक यूनिट उठाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। आपको याद रखना है, सैंपल को आपको इस तरीके से याद रखना है कि जैसे आप जब खाना बनाते हो तो खाना आपका जो पूरा वो बर्तन है भरा हुआ है, वेसल जब आप बना रहे हो, कुक आपने कर लिया, लेकिन उसमें नमक ज़्यादा है या फिर कम है, उसको आप जब टेस्ट करते हो तो पूरा तो नहीं खा लेते हो ना एक बार में, आप थोड़ा सा उसको हाथ में लेते हो, फिर देखते हैं पूरे प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर मिले उसमें, तो आप छोटा सा उस आप होल में से आप थोड़ा सा उठाते हो, तो वही क्या हो गया, सैंपल हो गया, नमूना हो गया। उसको इस तरीके से आपने याद रखना है। सैंपल मतलब एक बड़ी सारी पॉपुलेशन है, उसमें से आपने छोटा सा कुछ उठा लिया, स्मॉल यूनिट, छोटी इकाई आपने उठा ली, तो उसको सैंपल बोलेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं अब आपको सीधे आप डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। मैं पता नहीं अपलोड होगी या फिर नहीं, अगर ज़्यादा लंबी हो गई। तो 45 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि की विशेषता है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी बोथ, या फिर दोनों। ऑप्शन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी डेटा संग्रह की तकनीक है। मतलब जब भी हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च के क्वेश्चन ही या पूछे गए आपसे, तो उसमें जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो क्या उसकी टेक्निक है। शेड्यूल, शेड्यूल होता है एक, आई थिंक जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो उस समय जो आपके पास जो सूची होती है, आप उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरव्यू भी लेते हो आप, जब आप रिसर्च करते हो, क्वेश्चनियर आपके, आप क्वेश्चनियर देते हो, आपने देखे होंगे सर्वे होते हैं, आप भेजते हो। इसे ये ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन बहुत हो सकता है, भेजते हो, आपको सिर्फ टिक करना है, हाँ या ना का जवाब देना है। तो ये सब डेटा कलेक्शन की क्या है, टेक्निक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, या फिर ऑल द अबव। 47 क्वेश्चन है आपके पास, समाज मिति किसके नाम पर प्रसिद्ध है। सोशियोमेट्री इज फेमस ऑन वुज नेम, किसके नाम पर ये फेमस है। तो इसका जो 47 का जो राइट आंसर होगा, इसका होगा क्वेश्चन नंबर बी, मोरेनो। में आपसे पूछा गया है, सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत का प्रणेता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए और बी दोनों। तो 48 तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स। तो हम 49 की तरफ बढ़ते हैं।
द इंटरव्यू इन विच क्वेश्चंस आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड, जिसमें क्वेश्चन पहले से ही बनाए होते हैं, तो वो कौन सा होता है, इंटरव्यू होता है। तो इसमें इंटरव्यू के टाइप दिए गए हैं, मतलब पहले से बनाया हुआ है, पहले से ही बना के हम ले जा रहे हैं, तो वो क्या होता है। तो इसका जो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 49 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मतलब पहले से जब आप क्वेश्चन पेपर क्वेश्चनियर बना के जा रहे हो, क्वेश्चन पेपर नहीं क्वेश्चनियर, तो इसका स्ट्रक्चर इंटरव्यू सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आ गए हैं कि इन विच टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर ऑब्जर्व, जिसमें हम कॉज कारण और प्रभाव को देखते हैं, वो कौन सा डिज़ाइन होगा। तो इसका बहुत इजी है, ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो हम 51 पे पहुंचेंगे। इसमें पूछा गया है अ टेंटेटिव स्टेटमेंट हुज वैलिडिटी इज़ येट टू प्रूव इज़ नोन एज। एक हमने टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, ये होती हैं कि जिसे अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, ये रिसर्च में होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रिसर्च के क्वेश्चन है और आपको इसे ठीक से देखना है। और जो ये ऑप्शन है ना, आपने इन सभी ऑप्शन को ठीक से देखना है कि ये क्या होता है। आपकी बुक में होगा डेफिनेटली, मुझे पूरा यकीन है। और तो 51 में वी विल गो विद नंबर ए हाइपोथेसिस या फिर परिकल्पना। मेरे पास दोस्तों टाइम नहीं है, सॉरी। सो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, और मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक वीडियो काफ़ी टाइम ले रही है, लंबी हो रही है वीडियो, तो मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करने हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है ऐसे प्रणाली जहाँ उत्पादन के सभी कारकों का स्वामित्व और नियंत्रण निजी महिलाओं के पास लाभ के लिए होता है, उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 52 का सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 52 का। हम क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ेंगे। 53 में आपसे पूछा गया निम्न में से कौन मुक्त बाजार का समर्थन नहीं करता है पूछा गया आपने, जो फ्री मार्केट को सपोर्ट नहीं करता है। फ्री मार्केट को जो इसमें से जो सपोर्ट नहीं करता है उसमें आ जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। ये सपोर्ट नहीं करते हैं फ्री मार्केट को। आप गूगल भी कर सकते हो कि फ्री मार्केट क्या होता है और कार्ल मार्क्स क्यों सपोर्ट नहीं कर सकते हो, आप पूछ सकते हो सर, मुझे इतना आइडिया नहीं है या फिर मैं अभी भूल रहा हूँ पॉइंट को। तो हम 44 पे आ जाएंगे। जो 44 है इसमें आपसे पूछा गया है विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मेरी थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी ख़राब है, तो गैर संभाव्यता प्रतिचयन कौन सा होगा इसमें से। तो इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होगी। सैंपल का क्वेश्चन है, याद रखना, पहले पूछा गया था कि सैंपल क्या होता है, अब पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सैंपल का पार्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट नहीं है। तो आपको याद रखना है सैम्पलिंग दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसे आप देख सकते हो, नेट पे भी सर्च कर सकते हो, काफ़ी वीडियो मिल जाएगी आपको। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि कौन सा इसका पार्ट नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी, इसका हो जाएगा राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए कोटा सैम्पलिंग। ये नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ेंगे। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मोस्ट ऑफ विलेजेस इन इंडिया इज।
भारत में अधिकांश गाँव में प्राथमिक आर्थिक गतिविधि क्या है? तो ये काफ़ी ईजी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं काफ़ी जनरल होते हैं जिसका आपको पता होता है, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं घुमाना होता कि क्या होगा, तो इसको हम बिना सोचे ही भी टिक कर सकते हैं। कृषि, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गाँव की बात की जा रही है, कृषि ही उनका एक मेन फीचर होता है ऑक्यूपेशन का, याद रखना हमेशा। 56 की हम बात करेंगे। 56 में आपसे पूछा गया है, भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में प्रमुख विद्वान कौन माने जाते हैं जिन्होंने गांव का अध्ययन किया? तो आपको याद रखना है, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी 56 का राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास। इन्होंने गांव का स्टडी की थी, उन्होंने गांव के आई थिंक अमंग द कुर्ग इस तरीके से कुछ इनके कुर्ग आई थिंक क्षेत्र के उन्होंने स्टडी की थी। तो ये सही हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 57 पे पहुँच चुके। 57 में जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिला आंदोलन है? तो ये बहुत इजी है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो इसका आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा चिपको आंदोलन। आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड के चमोली गांव में हुआ था। हम क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ेंगे। 58 में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचारक माने जाते हैं कि क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर? आपको याद रखना है, ये भी देखना है आपको कि कौन से क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, क्योंकि क्लासिकल सोशियोलॉजिकल जो थिंकर है उनमें वही आएंगे जो आप मेन थिंकर को आप पढ़ते हो आप। तो आपने देखा होगा आपकी जो बुक्स होगी उसमें ये सभी आते हैं, कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कॉम्टे और सी दरखाइम। तो इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। तो हम क्वेश्चन नंबर 59 पे पहुंच जाएंगे। 59, तो 59 जो क्वेश्चन है आपसे, इसमें पूछा गया है जनसंख्या घनत्व का अभिप्राय है। तो देखो जो ये क्वेश्चन है आई थिंक ये मेजर की बुक से पूछा गया है, जो मेजर होता है जिनके पास सोशियोलॉजी, तो आपको ये पढ़ना है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स क्या होता है? तो जो 59 का होता है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो हम क्वेश्चन नंबर 60 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक खतरे हैं? प्राकृतिक जो नेचुरली है, ह्यूमन या फिर मैन मेड डिजास्टर नहीं है वो। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। डी क्यों होगा आपको पता है, साइक्लोन ये प्राकृतिक आता है, भूस्खलन भी ये हो सकता है, दोनों से हो सकता है, लेकिन ये नेचुरल भी हो सकता है। भूकंप भी नेचुरल होता है, आपको पता होगा, अर्थक्वेक। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। तो हम क्वेश्चन नंबर 61, बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल बिकॉज इट गिव्स। तो 61 का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। ये एक इकोसिस्टम को स्टेबल रखता है, बैलेंस रखता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है पहले आपको ये जानना है, आपको ये पता होना चाहिए, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूँगा। क्वेश्चन नंबर 62, देखो भाई, कल्चर हो गया, कस्टम हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, इसको पढ़ना है, आपकी बुक में ही है, कहीं बाहर से नहीं आया है। तो 62 में आपसे पूछा गया है, कल्चर डैश विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा है? एक कल्चर है, एक टेक्नोलॉजी है, क्या हो रहा है इससे? तो क्वेश्चन नंबर का जो 62 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं ना, जब से टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले क्या होता था, शादी होती थी, तो उसमें नॉर्मल प्रॉपर जो ट्रेडिशनल जो है वाद्य यंत्र उनको बजाया जाता था। आज क्या हो रहा है, ये डीजे जैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, और
लोग अपनी वेडिंग सेरेमनी को वीडियोग्राफी में कैप्चर करना चाहते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है। और और भी जो चेंजेस क्या है, पहले जो हमारा जो कल्चर क्या है, सब आप देखोगे जितने भी कल्चर हो गए, आप ट्राइब्स के देखोगे प्रॉपर, तो आपने देखा होगा उनका एक अलग तरीका होता है शादी करने का। अगर मैं बात करूँ, जो मेहंदी हो गया, ये हल्दी हो गया, गांव में कहाँ होता था ये, पहले उतना नहीं होता था। ये सगाई की रस्म हो गया, या फिर जो आप देखते हो आजकल, तो आपने देखा होगा गांव किस तरीके से, गांव को जब वेडिंग होती है किसी के घर में, एक प्रॉपर ऐसे सजाया जाता है जैसे हम शहरों में देखते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, आपके पास फ़ोन है, आप उससे इन्फ्लुएंस होते हो, आप वीडियो देखते हो और आपको लगता है कि आपको भी इस तरीके से करना है, या फिर आप जब शहर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी से ये चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन 63 की तरफ हम बढ़ते हैं। ग्रॉस माइग्रेशन मीन्स, तो ये माइग्रेशन का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि ये क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 63 का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पीपल कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। तो हम क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है? तो याद रखना आपको, इसका भी ऑप्शन नंबर बी 64 का राइट हो जाएगा। कृषि क्षेत्र 65 पे 65 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द बुर्जुआइज, जिसको पूंजीपति भी कहा जाता है, एक होता है प्रोलिटराइट जिसे कहा जाता है, प्रोलिटराइट हो गया आपका, आई थिंक जाता है। तो आपको इसमें बताना है कि इसका कौन कौन सा राइट आंसर है। द बुर्जुआइज टाइप ऑफ सोसाइटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, मतलब ये टर्म किसने यूज़ की है? तो इसका बहुत ईजी है, आपको पता होगा, हिंदी में आप पूंजीपति देखोगे किस थिंकर के साथ आप देखते हो ज़्यादातर इसका जुड़ा हो, जिसने मेन इसकी बात की है। मेन, मैं मानता हूँ कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, कार्ल मार्क्स भी हैं, हेगल भी हैं, लेकिन आपने देखना है कि मेन किसने बात की है। तो जो 65 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 66, द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी वाज बिकॉज ऑफ, समाज का उदय क्यों हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास, डेवलप, जिसे कहते हैं हम इवोल्यूशन। 67 में आपसे पूछा गया है, समाजशास्त्र के दायरे में निम्नलिखित में से अध्ययन का एक उपयुक्त क्षेत्र हो सकता है? क्योंकि समाजशास्त्र क्या है, सोसाइटी, सोसाइटी किसका अध्ययन करती है, आपको इसमें बताना है। एक व्यक्ति का अध्ययन तो ये नहीं करती है, आपको हमेशा याद रखना। सोशोलॉजी सोसाइटी के काफ़ी क्लोज है। सोसाइटी इसमें क्या हो सकती है, समुदाय, विलेज, विलेज क्या है, कम्युनिटी, कम्युनिटी, तो ये उसका ये अध्ययन करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, समुदाय, क्वेश्चन नंबर 67 का। तो 67 हमारा हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में आपसे पूछा गया है, समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, यह किसका कथन है? ये आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए मैकाइवर राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 69, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज कॉल्ड, एक विशेष उद्देश्यों के लिए जो लोगों को इकट्ठा किया गया है, या उसको क्या कहते हैं? समाज बिल्कुल भी नहीं होगा, समाज में हम लोगों को इकट्ठा नहीं करते, वो पूरी सोसाइटी एक रिलेशनशिप का एक वो होता है ना, जाल है, आपने भी ऊपर भी पढ़ा होगा, आई थिंक जाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा संघ, ऑप्शन नंबर ए 69 का सही सही होगा, जिसमें लोगों का कुछ पर्पज़ होता है, उसके लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और ये टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक समय के बाद ये ख़त्म हो सकते हैं, जितना मुझे पता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ेंगे। 70 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से जनजाति की विशेषता नहीं है? जनजाति की बात हो रही है, ट्राइब की बात हो रही है, इसमें पूछा गया है कि नोट पूछा गया कि कौन इसका फीचर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 70
का जो राइट आंसर होगा एक्सोगेमी। हिंदी इंग्लिश में बोलूँ, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है हिंदी में। एक्सोगेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहिर्विवाह, विवाह, बहिर्विवाह, इस तरीके से कुछ। तो मैंने अभी आपको ये ऊपर भी बताया, ट्राइब हो गया, कास्ट हो गया, एंडोगेमी इसका फीचर होता है, एक्सोगेमी इसका फीचर कभी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ हम बढ़ेंगे। 71 में आपसे पूछा गया है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किसने किया? तो 71 का जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूले ने इन्हें प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप में बांटा था। तो क्वेश्चन नंबर 72 आपके पास है, मैरिज इन इंडिया इज, तो आपको बताना है डैश है इसमें क्या है मैरिज। तो आपको पता होगा कि मैरिज इंडिया में क्या है, दोनों हो जाएगा। वैसे तो इसका बी होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आ रहा है, आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, तो आई थिंक इसका सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो 72 का आपका हो गया। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि रिलीजन क्या है, धर्म क्या है। तो जब धर्म की बात हो रही है तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलौकिक शक्ति में एक विश्वास। रिलीजन एक विश्वास है, बिलीव है, आपको याद रखना है। किस में है? सुपर नेचुरल पावर में। ये काफ़ी अप्रोप्रिएट लग रहा था, तो हम इसके साथ ही जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे पूछा गया है, ग्लोबलाइजेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर फिल्म्स बिकॉज, यह क्यों लाभदायी है फर्मों के लिए। तो इसका जो मुझे भी कुछ इसका समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 74 का एक डी राइट आंसर हो जाएगा इसका 74 का। यह नए बाजार अवसरों को खोलता है। हाँ, मैं आपको अब बताता हूँ ग्लोबलाइजेशन क्या है, जिसमें आपके जो रिलेशनशिप हैं वो साझा हो रहे हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो रही है, या फिर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप देख रहे होगा, आपको कोका कोला का देखते हो, या फिर आप जो होता है आप पिज़्ज़ा को देखते हो, मैकडोनाल्ड जो आप देखते हो, ऐसे ऐसे जो ये कंपनियां हैं फूड की या फिर बेवरेज की हैं, इंडिया में भी आप देखते हो, जबकि आपको पता है ये इंडिया की नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में है। तो ये कैसे इंडिया में आए? तो ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही इंडिया में आए। आप जब से एलपीजी को इंडिया ने अपनाया था, आई थिंक 1991 और 1992 में हमने इसे अपनाया था ये, और जिसमें हमारा कल्चर या फिर जो हमारी चीज़ें वो किसी अन्य इसमें आप देख सकते हो कंट्री में, और वहाँ की हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक आपको मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा इसका, जैसे आईफोन आप देख सकते हो कितना क्रेज़ है, जबकि वो इंडिया में नहीं बनता है, वो बाहर अमेरिकन कंपनी का है, लेकिन आप फिर भी इसे इंडिया में देखते हो। तो ग्लोबलाइजेशन ने अपॉर्चुनिटी प्रदान की है कंट्रीज़ को, लोगों को, उनके प्रोडक्ट को इवॉल्व होने में, ग्रोथ करने में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। 75 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से जोखिम वैश्वीकरण से उत्पन्न होते हैं? ग्लोबलाइजेशन से क्या पूछे गए हैं यहाँ पर, रिस्क जो उत्पन्न होते हैं आपको बताना है। तो इसका जो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। टेररिज्म भी बढ़ सकता है, सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार, मतलब एक देश दूसरे देश को वेपन दे सकता है जो कि काफ़ी हार्मफुल हो सकता है किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करने के लिए। आप देख भी सकते हो आप किस तरीके से जो अमेरिका जो और ईरान है उनके बीच युद्ध चला हुआ है, और किस तरीके से अमेरिका इज़राइल के साथ खड़ा है, और रशिया जो है ईरान के साथ खड़ा है, और
आप देख सकते हो किस तरह से। और डायरेक्टली तो नहीं, मे बी इनडायरेक्टली वो ऑब्वियसली जो ये वेपन है डिफेंस में उसको आई थिंक वो सर्कुलेट करते हैं। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ेंगे। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के अनुपात में वृद्धि जानी जाती है। तो 76 का जो राइट आंसर है इसका नंबर हो जाएगा शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। इसमें बात की गई कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका रेशियो की बात की जा रही है, लेकिन आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तो किससे पता चलती है आपको? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ शहरों में लग रही हैं और लोग गाँव से शिफ्ट हो रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। शहरों में जब जाते हैं फिर क्या होता है? पहले से स्पेस की कमी होती है, फिर जब लोग गाँव से भी उधर चले जाते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है, दोगुनी हो जाती है एक तरीके से, तो उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ेंगे। 77 में आपसे पूछा गया है कि कौन मानता है कि धर्म जनता की अफीम है? बहुत इजी है ये जो कोटेशन है, और किसी की नहीं है। आपने याद रखना है जब भी अफीम वर्ड हो धर्म से जुड़ा हुआ या फिर धर्म जनता की अफीम है, तो इसकी बात ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स करते हैं। तो 77 का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन संश्लिष्ट विचारधारा का समर्थक नहीं है? मैं अगेन कहूँगा आपको, आपने इंग्लिश में देखना है, आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट? तो आपने देखना है कि कौन किस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 का जॉर्ज सिमेल। तो हम क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ेंगे। वो वाज गिवन द थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ? तो ये बहुत ही ईजी है, लुकिंग ग्लास सेल्फ। इसमें आपको कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और एक होता है आई एंड मी का कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि वो किसने दिया है। तो आई थिंक वो मीड ने दिया है, हर्बर्ट मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। तो आपको ये देखने हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसलिए आपने चेक करने हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी नहीं मानना है, एटलीस्ट आपने क्रॉस चेक आपने कर लेना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 80 पे पहुँच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा गया ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार कौन तीन चरणों के नियम का भाग नहीं है? तो सिंपली जो ऑगस्ट कॉम ने तीन स्टेजेस दी थी, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, उसमें इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सी स्टेज नहीं है जो ऑगस्ट कॉम्टे ने नहीं दी है। तो अगर आपको तीन स्टेजेस ऑगस्ट कॉम्टे की याद होगी तो आप आसानी से इसे बता सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा बहुत ही इजी है, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑगस्ट कॉम्टे की स्टेज नहीं है, उन्होंने तीन दी थी। ए थियोलॉजिकल स्टेज, सी मेटाफिजिकल स्टेज, एंड लास्ट स्टेज वो बोलते हैं पॉजिटिव स्टेज, जिसे साइंटिफिक स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। जिस साइंटिफिक स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा गया है द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज, उसे क्या कहते हैं? ये बहुत इजी है, आप अपनी अगर बुक में भी देखोगे ना आपको उसमें भी पता चल जाएगा क्या होता है। तो टाइटल पेज इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा बुक में होता है टाइटल पेज। हम क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ेंगे। अब मैंने कहा था आपसे कॉन्सेप्ट हो गया, वेरिएबल हो गए, हाइपोथेसिस हो गई, रिसर्च हो गई, ये जो होते हैं ना आपने इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाना है। ये रिसर्च के ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ये इनको कैसे डिफाइन करते हैं, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं रिसर्च के, काफ़ी आपसे हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा वेरिएबल।
क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ हम बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लर्न बिहेवियर और एक्वायर्ड आइडेंटिटी। अब आ गया, मैंने आपको क्या बताया, जिसे हम सीखते हैं, एस्क्राइब नहीं है वो, लिंटन एक्वायर्ड की बात हो रही है, अर्जित जिसे हम अर्जित करते हैं, जिसे हम सीखते हैं, तो क्या होगा, बहुत ईजी है। बायोलॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको पता है बायोलॉजिकल हम अपने सेक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बायोलॉजिकली हमें मिला होता है, या फिर हमारी एज होगी जो हम उसे चेंज नहीं तो मैट्रियार्की ये सीखा हुआ नहीं है, ये सोसाइटी में पहले से ही होता है। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा जेंडर। जेंडर कैसा है, लर्न बिहेवियर। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है, लड़के के हाथ में गन्स थमा देंगे कि लड़का फौजी बनेगा, या फिर स्कूलिनिटी को दिखाता है, और फिर लड़की के हाथ में खिलौना या फिर किचन सेट इस तरीके से थमा दिया जाएगा कि उसको तो आगे जाके किचन का काम करना है। इस तरीके से जो ये चीज़ें क्या है, हमें सोसाइटी सिखाती है, पहले से नहीं था कि लड़की यही करेगी। सोसाइटी हमें जैसे सिखाती है, हमारा बिहेवियर वैसे ही शेप लेता रहता है। और तो फिर ये क्या है, लर्न बिहेवियर है। लर्न क्यों है, हमें सिखाया गया है, एक्वायर्ड है, पहले से नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, ये चीज़ें आनी चाहिए बेसिक। जेंडर बायोलॉजिकल होता है या फिर सोशली कंस्ट्रक्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, आपको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेक्स, तो सेक्स जो है आपकी एक बायोलॉजिकल टर्म है, लिंग, कि लड़का है लड़की है, ये बायोलॉजिकल है। अगर आपसे पूछा जाता है जेंडर, अगर आपसे पूछा जाता है जेंडर, तो जो जेंडर है ये सोशियोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है। जेंडर हमारा हमेशा सोशियोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड होता है, जैसा कि आपने इसमें भी देखा। तो मैं से एक बार इधर मिटा रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है 84 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग के बारे में सत्य है। लिंग, लिंग आपको याद रखना है, लिंग हिंदी में आपको पता नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश में देखना है। जेंडर याद रखना, मैंने आपको क्या बताया, सेक्स, सेक्स होता है बायोलॉजिकली, और जेंडर होता है सोशलॉजिकली या फिर सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पर सोशली कंस्ट्रक्टेड की बात की गई है, तो आपने देखना है कहाँ पर ये है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में सोशल कंस्ट्रक्ट आपको दिख रहा है, जो मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया और आगे ये पूछा भी गया है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए इन चीज़ों में। तो हम क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ेंगे। 85 में आपसे पूछा गया है, पुरुष और महिलाओं के प्रति निष्पक्ष होने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है। तो 85 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग समानता या फिर जेंडर इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 86, प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना के बीच संबंधों की पड़ताल करता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है। ये जो बुक है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बुक किसकी है। तो ये जो बुक है आई थिंक मैक्स वेबर की है, अगर मैं गलत ना हूँ। अगर मैं गलत हूँ प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ये किसकी बुक है। मुझे तो मैक्स वेबर की ही लग रही है, जिन्होंने आई थिंक 6 धर्मों का स्टडी की थी। तो 86 जो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो आपको याद रखना, मैंने आपको जैसे कि अभी बताया रिलीजन की स्टडी की थी मैक्स वेबर ने, 6 रिलीजन की। तो रिलीजन आप देख सकते हो इधर आ भी रहा है ऑप्शन में, इसके साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम 87 की तरफ बढ़ेंगे। 87 में आपसे पूछा गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर कॉजिंग सोशल चेंज इज अ टाइप ऑफ, कि औद्योगिकरण सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है जो एक प्रकार का डैश है।
इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? तो आपको याद रखना है, एक ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर ए टेक्नोलॉजिकल चेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों है, अब मैं इतना फिर से मैं बोलूँगा, टाइम की शॉर्टेज है और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, मैं इतना नहीं बता पाऊँगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर इसके बारे में और जानना है आप प्लीज़ आप सर्च करो, खुद से सर्च करो, आप उतना ही आपको ध्यान में रहेगा क्यों है। तो हम क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे पूछा गया है, Who wrote the book Homo Hierarchus, The Caste System and Its Implication? ये बहुत ईजी है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लुइस ड्यूमोंट, ये ड्यूमोंट की बुक है, आप देखते होंगे। लुइस ड्यूमोंट इसका हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 89, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे पूछा गया है, क्लास सिंबल इज व्हाट? वर्ग का प्रतीक क्या है? आपको बताना कि वर्ग क्या होता है, वर्ग इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक सी। मुझे भी बी लग रहा है इसका, लेकिन मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ फिर से। क्लास सोशल फैक्टर, ये आप मुझे इसमें पर्सनली मुझे डाउट लग रहा है इसमें, लेकिन जैसे कि आंसर की के अकॉर्डिंग इसमें सोशल फैक्टर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी 89 का। तो हम क्वेश्चन नंबर 90 10 हमारे क्वेश्चन बचे हैं, तो आप बने रहिए प्लीज़। तो इसमें पूछा गया है, कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन इज़, मैंने आपको पहले भी बताया था एस्क्राइब्ड और अचीव्ड के बारे में कि आपको याद रखना है। अब पूछा गया है कि जो कास्ट में जो ये स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है। तो मैं ये बहुत ही सिंपल है, दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा एस्क्राइब्ड, आरोपित करना। हिंदी में काफ़ी अजीब टर्म है, आपको इंग्लिश की भी देखनी है, दोनों याद रखो। एस्क्राइब्ड होता है प्रदत्त, परिस्थिति या फिर स्टेटस, और अचीव्ड होता है अर्जित, स्टेटस, याद रखो इसको। तो 91 जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स, इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है 91। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सराउंडिंग। आपको लग रहा होगा कि बी होना चाहिए था इसका, लेकिन आप देखोगे इसमें ऑप्शन हिंदी इंग्लिश में देखोगे कुछ अलग ही आ रहा है इसमें, जब हिंदी और इंग्लिश में। तो सही जो आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आसपास। तो हम क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ रहे हैं। तो 92 में आपसे पूछा गया है, अब ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, आपको याद रखना कि इससे आपको पता लग रहा है कि इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च से भी क्वेश्चन आते हैं, और एक बुक आपकी डेमोग्राफिक की होती है जहाँ तक मुझे पता है, जिसमें आपने अभी पॉपुलेशन के क्वेश्चन देखे थे, या फिर मॉल्थस की पॉपुलेशन पे थ्योरीज हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो 92 का हम देखते हैं, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। बहुत ईजी है, आपको पता है मेन गैस हैं जो तो इसमें हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे पूछा गया है, पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है। तो जो पर्यावरण शब्द है वो आपका लिया गया है 93 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच लैंग्वेज से। आपको देखो एक चीज़ याद रखनी है, कास्ट हो गया, क्लास हो गया, ये इन्वायरमेंट हो गया, या फिर रिसर्च हो गया, इस तरीके के जो ये वर्ड है ना, आपको याद रखना है कि किस लैंग्वेज से लिए गए। इस तरीके के क्वेश्चन हर ईयर रिपीट होते हैं, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि ये शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये आते हैं, ये आपको याद रखना है और आपको रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछा गया, बांधों के निर्माण
का क्या प्रभाव है, इससे इफ़ेक्ट पूछा गया है आपसे डैम्स कंस्ट्रक्शन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारा ही जो ये इसके इफ़ेक्ट हैं एक तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 95, लास्ट 5 क्वेश्चन वी हैव। सो क्वेश्चन नंबर 95, डेवलपमेंट। अब विकास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो विकास से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आपने देखना है डेवलपमेंट से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सब इन्वायरमेंट में ही आता है। तो जो 95 है, 95 में आपसे पूछा गया है सतत विकास का क्या अर्थ है। सतत विकास, तो इसका अर्थ होगा आपसे ऑप्शन नंबर बी, 95 का राइट आंसर हो जाएगा। भविष्य की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान के ज़रूरतों को पूरा करना। देखो याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो हमारे पास रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज क्या है, पेड़ हो गए हमारे पास, है ना, अच्छी एयर हो गई है। तो क्या बोला गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात की गई है हमें रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं करना है, हमें उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करना है जितनी हमें ज़रूरत है। हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है जो हमारे इन्वायरमेंट में हमें दिए गए हैं, ताकि जो हमारे आने वाले जनरेशन है उनको भी वो रिसोर्सेज बचे। क्योंकि आज अगर हम खुद के लिए सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लेंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी हमारी, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी। तो इसमें यही बात की गई है। बाकी आप और अच्छे से चाहते हो तो आप इसे सर्च कर सकती हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित विचारकों में से कौन प्राधिकरण से जुड़ा है। तो आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से अथॉरिटी से कौन से जुड़ा है। बहुत ही इजी है, एक्शन की बात हो, अथॉरिटी की बात हो, पावर की बात हो, तो इसमें जो सोशलोलॉजी के अंडर जो राइट आंसर होगा 96 का ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। इसकी बात करते हैं, आपको याद रखना एक्शन की बात भी यही करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे पूछा गया है, ये बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये रेयर ही इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन आपने फिर भी देखना है, इन सारी कमेटी को आपने देखना है। तो इसमें पूछा गया है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी। इसके द्वारा जो 3 टायर सिस्टम हमें देखने को मिलता है पंचायत में। आप पूछोगे 3 टायर सिस्टम क्या है, मुझे भी उतना याद नहीं है, लेकिन इसका है, इसमें है एक पंचायत कमेटी होगी, बीडीओ ऑफिसर होगा, फिर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर होगा जो पंचायत को रेगुलेट करेंगे। मतलब 3 जगह से रेगुलेट होगी पंचायत, कुछ इस तरीके से था ये। तो बलवंत राय मेहता समिति में ये बात की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति आई थिंक 1952 के ही बाद आई। इससे पहले एक आई थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी बात आई थिंक एस.सी. दुबे भी करते हैं। तो उसके बाद हमें ये बलवंत राय मेहता समिति देखने को मिलती है, मीन्स 1952 के बाद ही ये देखने को मिलती हैं ये कमेटी, आपको याद रखना है। तो हम पहुंच गए ट्राइब से क्वेश्चन है आपका। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन उतने नहीं आते हैं, रेयर आते हैं, लेकिन आपने फिर भी देख लेना है अगर आपके पास टाइम होता है। तो 98 में आपसे पूछा गया है, भील ट्राइब्स आर मोस्टली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पर देखने को मिलती है हमें भील ट्राइब। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका नंबर है ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो देखो एक बात हमेशा याद रखना, जो ट्राइब है वो एक ही इसमें देखने को नहीं मिलती, वो अलग अलग इसमें भी जो उनके लोग होते हैं स्प्रेड आउट हुए होते हैं। तो लेकिन इसमें वेस्ट इसकी बात की गई मध्य प्रदेश, तो ये इसमें आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्थ इंडियन स्टेट है। यहाँ पर आपको गद्दी हो गया, हाटी हो गया, इस तरह की ट्राइब या फिर कुछ और हो सकती है, लेकिन ये नहीं देखने को, ये आपको नीचे नीचे को ही देखने को मिलेगी। आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा केरला वेस्ट बंगाल इसमें, लेकिन आपको ध्यान रखना है अभी इस ऑप्शन में हम मध्य प्रदेश के साथ जाएंगे। तो हमारे पास जो लास्ट सेकंड वन जो क्वेश्चन है वो है
वो वाज गिवन 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये आपको याद रखना है। आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो की बात सिगमंड फ्रूड करते हैं। तो इसका जो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रूड। कूले ने दिया था, मैंने आपको अभी बताया। लुकिंग ग्लास इटसेल्फ, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने पीछे देखा था। जीएच मीट बात करते हैं आई एंड मी, इस तरीके से कुछ इनका कॉन्सेप्ट है, आपने देखना है तभी आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं हो सकता हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ। देखो हम आई एंड मी की बात भी कर रहे हैं और इसमें पूछा गया है द थ्योरी ऑफ सेल्फ विच फोकसेस ऑन आई एंड मी इज एसोसिएटेड विद। अभी मैंने बात की और मैं अभी से नहीं, मैं पता नहीं पीछे से, मैं जब से भी आपको ये PYQ करा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि आई एंड मी की बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 100 का सही हो जाएगा। तो ये था 100 क्वेश्चन जो कि 25 में पूछे गए थे और मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं 100 क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगर प्लीज़, मैंने काफ़ी मेहनत से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट तो आप करना इस वीडियो को। अगर मैंने कहीं गलत बोला होगा प्लीज़ करेक्ट मी। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं 100% में ट्रू ही बोलूँ, हो सकता है मैं भी गलत बोल सकता हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मे भी इसमें एक तो गलत हो सकता है, डाउटफुल, जैसे मैंने आपसे बात पे की थी। बाकी ये सारे क्वेश्चन सही हैं जो भी मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड की हैं। और मैं आप सभी को लास्ट में जाते जाते आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सबका, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकले और खूब मेहनत करो, आपका बिल्कुल होगा। मैंने आपको बोल दिया है, आपने मेजर माइनर दोनों की बुक्स को देखनी है और पैटर्न्स को देखना है। ज़्यादा पुराने पैटर्न भी आप मत देखना, मतलब उसमें से नहीं आता है। जो न्यू पैटर्न है, जैसे ये वीडियो है, आप इसको देख रहे हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। या फिर इसकी पिछली वीडियो है, मैंने ही इसकी पिछली वीडियो भी डाली थी, HP एंट्रा 2024, वो भी आप देख सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये था आज का HP सोशोलॉजी एंट्रांस एग्ज़ाम 2025 की आंसर की। आई होप यू लाइक दिस। सो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ।